आज हम लोग बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 11 एंड 12 धारा 11 और 12 के बारे में। सेक्शन 11 वॉइड मैरिज का प्रोविजन करता है और इसके उपरांत सेक्शन 12 जो है वह वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताता है। अब वॉइड मैरिज क्या है और वॉइडेबल मैरिज क्या है और कब वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज होंगे, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वॉइड मैरिज के अंतर्गत 3 कंडीशन दिए गए हैं, जो कि पॉइंट नंबर फर्स्ट है मोनोगैमी, सेकेंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड थर्ड सपिंड। इसके बारे में यानी कि जो विस्तृत लेक्चर है इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी सेक्शन 5 में दिया गया है, फिर भी अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं। मोनोगैमी क्या कहता है इसके बारे में देखिए। मोनोगैमी कहता है कि पति या पत्नी के जीवित रहते यानी विवाह के दौरान यदि कोई भी पक्षकार हस्बैंड हो या वाइफ हो वह दूसरा शादी यदि करता है, दूसरा मैरिज कर लेता है, तो वह मोनोगैमी का अपराधी होगा। यानी मोनोगैमी का के अंतर्गत वह बाइगेमी का अपराध करता है। ठीक है, बाइगेमी का मतलब हो गया बहुविवाह। इससे संबंधित जो प्रोविजन है वह सेक्शन 11 के अंतर्गत इसको वॉइड मैरिज की श्रेणी में रखा गया है और सेक्शन 17 के अंतर्गत इसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है। यानी कि वह पक्षकार जो कि बहुविवाह का अपराध करेगा वह सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत ऑफेंस के लिए दायी होगा, यानी ऑफेंस के अंतर्गत पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। अब कहता है कि मोनोगैमी से के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसका मैरिज वॉइड होगा, और इसके अंतर्गत यदि कोई बच्चा पैदा हो जाता है, कोई संतान पैदा होता है, तो उसकी लिजिटिमेसी के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट धारा 16 के अंतर्गत कहा गया है कि यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा की लिजिटिमेसी जो होगी वह पिता और माता की संपत्ति पर वह उत्तराधिकारी होगा, लिजिटिमेट होगा। लेकिन वही उसके दरमियान कहा जाता है उसके बाद कि यदि उसके पितामह यानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी या नाना नानी की संपत्ति में उसका किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत यदि कोई शादी करता है या सपिंड के अंतर्गत शादी करता है तो वह दोनों जो है वह क्या है, तो वॉइड मैरिज की श्रेणी में आएगा। या इसका तात्पर्य यह है कि वह मैरिज की किसी भी प्रकार की कोई यानी कि वैलिडिटी नहीं होगी। ठीक, अब इसके अंतर्गत जो पक्षकार विवाह करते हैं उनके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन सेक्शन 18B के अंतर्गत दिया गया है, जो कि 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है। एंड दूसरा कहा जाता है कि इसके बाद इसमें 1000 रुपीज का फाइन इंक्लूड किया गया है। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं कि यदि कोई वॉइड मैरिज हो गया, यदि वॉइड मैरिज हो जाती है इन तीनों कंडीशन के अंतर्गत, तो उस कंडीशन में उसकी वॉइड की आज्ञप्ति यानी उस विवाह को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए न्यायालय के समक्ष पिटीशन देना होगा। अब इसके अंतर्गत पिटीशन कौन कौन दे सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वॉइड मैरिज की कंडीशन में पिटीशन विवाह के दोनों पक्षकार में से कोई भी दे सकता है। अब इसके उपरांत एक और कंडीशन आता है कि उसके जो यानी कि जो रिलेटिव हैं, रिलेटिव का कहने हितबद्ध व्यक्ति जो बेनिफिशियरी हैं वो भी इस वॉइड मैरिज में पिटीशन न्यायालय के समक्ष उस विवाह की अकृत्यता के लिए यानी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए पिटीशन दे सकता है। यही आपका मोस्टली सेक्शन 11 है वॉइड मैरिज। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। तो वॉइडेबल मैरिज के अंतर्गत 4 कंडीशन दिए गए हैं, जो कि पॉइंट नंबर फर्स्ट है इंपोर्टेंस यानी कि नपुंसक व्यक्ति, दूसरा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लिए यानी कि नॉट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज यानी कि अनसाउंड माइंड कोई पर्सन है, विकृत व्यक्ति है उसके बारे में, थर्ड ऑफ है फोर्सफुली या उसको फ्रॉडुलेंट तरीके से यदि किसी व्यक्ति को विवाह करवा दिया जाता है उसके लिए, और 4 नंबर है यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी से विवाह करवा दिया जाता है। तो हम लोग इस पर बात करते हैं। तो वॉइड मैरिज की श्रेणी में वॉइड मैरिज में यानी कि वॉइडेबल मैरिज जब होता है यानी कि इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है इंपॉर्टेंस, यानी विवाह के यदि किसी पक्षकार को
झूठ बोलकर या फ्रॉड करके नपुंसक व्यक्ति से शादी करवा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह मैरिज जो होगी वह क्या हो जाएगी, तो वॉइडेबल हो जाएगी। अब नपुंसक कहने का तात्पर्य क्या है, इसको समझते हैं कि यदि पक्षकार सहवास करने में यानी कि कॉम्पिटेंट न हो या कि संतुष्टिजनक सहवास न हो पाए तो उसी को इंपॉर्टेंट पर्सन कहा जाता है। इंपॉर्टेंस वही होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो यह मैरिज वॉइडेबल होगी। अब वॉइडेबल कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विवाह वॉइडेबल है तो इसमें एक टाइम पीरियड दिया गया है 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर न्यायालय में जो पीड़ित पक्षकार है उसके द्वारा ही सिर्फ न्यायालय में वॉइडेबल मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए पिटीशन फाइल किया जा सकता है। इसके बाद आता है अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड, यदि विकृत व्यक्ति से किसी व्यक्ति को शादी करवा दिया गया है तो ऐसी स्थिति में भी वह मैरिज जो है वह वॉइडेबल है, उसको वॉइड क्लियर कराने के लिए न्यायालय में पिटीशन फाइल किया जा सकता है। वो भी पिटीशन कौन फाइल करेगा, तो पिटीशन फाइल करने के लिए जो पीड़ित पक्षकार है यानी जिसके साथ यह घटना घटित हुआ है वही पक्षकार न्यायालय में पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है फोर्सफुल्ली। यदि किसी व्यक्ति को फोर्सफुल्ली यानी जबरन या बलपूर्वक या उसको पकड़ करके या उसको गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंट करके उससे शादी करवा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी वह मैरिज जो है वह वॉइडेबल है। अब वॉइडेबल कहने का अर्थ है कि वह मैरिज को 1 साल के अंतर्गत उसको वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। अब प्रेग्नेंट लेडी की बात कहते हैं तो यहां पर भी एक 1 ईयर का टेन्योर मिलता है। अब कहा जाता है कि शादी से पूर्व यानी विवाह से पूर्व यदि किसी पर पुरुष से वह महिला प्रेग्नेंट है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो शादी होगी उसको उस पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर है कि उसको वह शून्य घोषित करवा सकता है। अब शून्यकरणीय विवाह के अंतर्गत हम बात करते हैं कि वॉइडेबल मैरिज में यदि कोई पक्षकार विवाह को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, तो यदि विवाह के किसी भी पक्षकार के द्वारा यानी पीड़ित पक्षकार के द्वारा उस विवाह को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह विवाह जो होगी वह क्या हो जाएगी, मैरिज वैलिड हो जाएगी, यानी कि वैलिड हो जाएगी। वैलिड कहने का तात्पर्य यह है कि उस विवाह का जो वैध विवाह की जो शर्तें हैं उसके अंतर्गत आ जाएगा और उससे उत्पन्न जो संतान होंगे वह पूर्ण रूपेण लीजिटिमेट होंगे, यानी कि उसकी वह वैध संतान माना जाएगा यदि उसकी अकृतता की आज्ञप्ति नहीं ली जाती है तो। और यदि उस वॉइडेबल मैरिज के दरमियान कोई बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा हो जाता है और उस मैरिज को जो है वह वॉइड डिक्लेयर करवा दिया जाता है तो उस बच्चे की स्थिति स्टेटस क्या होगी, तो उस बच्चे की स्टेटस कहा जाता है कि सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग वह लीजिटिमेट होगा, वैध संतान होगा, लेकिन कहां तक, तो वह मदर एंड फादर की प्रॉपर्टी तक ही सीमित होगा, यानी मां और पिता के संपत्ति में ही उसका अधिकार होगा। उसके अलावा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या मैटरनल जो प्रॉपर्टी है, नाने की जो संपत्ति है, उन सभी संपत्ति में उस बच्चे की किसी भी प्रकार की कोई राइट नहीं होगी। लेकिन यदि वॉइडेबल मैरिज को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाया जाता है विद इन टाइम तो वह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी हकदार होगा क्योंकि वह वैध संतान होगा और वह विवाह जो होगा वह वॉइडेबल, वह वैलिड मैरिज में आफ्टर टेन्योर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा सेक्शन 11 एंड 12 का जो प्रोविजन है उसके बारे में। अब हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, यानी कि शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह में जो अंतर की बात कही गई है वह अंतर। तो यहां पर शून्य विवाह की परिस्थिति के बारे में, सर्कमस्टांस जो है परिस्थिति के बारे में और शून्यकरणीय विवाह की परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। तो पहली है कि शून्य विवाह के लिए 3 परिस्थिति बताई गई है जो कि मोनोगेमी है, इसके बाद प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंड है। उसका नेक्स्ट आता है वॉइडेबल मैरिज के अंतर्गत इंपॉर्टेंस, अनसाउंड माइंड पर्सन, फोर्सफुल्ली और प्रेग्नेंट लेडी, ये 3 परिस्थितियां हैं। उसके बाद वैधता की बात करते हैं, वैलिडिटी, उस मैरिज की वैधता किस प्रकार की होगी।
तो वाइड मैरिज का अर्थ है वाइड एबनिसियो, यानी कि यह कभी भी वैध विवाह नहीं हो सकता है, यानी यह विवाह जो है वह प्रारंभतः शून्य है और शून्य ही रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 12 को। सेक्शन 12 यानी कि वाइडेबल मैरिज है। वाइडेबल मैरिज प्रारंभतः वैध होता है, यानी कि विद इन लिमिटेशन पीरियड। यदि उसको वाइडेबल डिक्लेयर करवा लिया जाता है तो वह मैरिज वाइड हो जाएगा, अन्यथा वह मैरिज वैलिड मैरिज हो जाएगा। अब स्टेटस ऑफ द पार्टीज की बात करते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट, कि पार्टी जो है विवाह के पक्षकार है उनकी स्टेटस क्या होगी। अब शून्य विवाह के अंतर्गत यानी कि वाइड मैरिज के अंतर्गत जो पत्नी होती है और पति होते हैं उनको हस्बैंड एंड वाइफ का स्टेटस प्राप्त नहीं होता है, यानी वह कभी भी पति और पत्नी के रूप में नहीं देखे जाएंगे वाइड मैरिज। अब इसके अपोजिट हैंड देखते हैं सेक्शन 12। तो वाइडेबल मैरिज के अंतर्गत वह स्टेटस जो होता है, जब तक कि इस विवाह को शून्य घोषित नहीं करवा दिया जाता है वह पति और पत्नी के रूप में देखे जाएंगे, उनको मान्यता प्राप्त है। हाँ, इसके उपरांत यदि उस विवाह को वॉइड डिक्लेयर करवा दिया जाता है तब वह भी पति पत्नी के रूप में नहीं होंगे। अब यहां पर राइट एंड ड्यूटीज पार्टीज की राइट एंड ड्यूटीज की बात करते हैं कि पक्षकारों की जो अधिकार एवं कर्तव्य क्या होगा। तो शून्य विवाह के अंतर्गत जो पत्नी होती है या पति होते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार और कर्तव्य नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई राइट एंड ड्यूटीज नहीं दी गई है। इसके उपरांत वाइडेबल मैरिज के अंतर्गत यानी शून्यकरणीय विवाह के अंतर्गत जो स्टेटस की बात करते हैं तो वहां पर अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं तब तक के लिए जब तक कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा लिया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं री मैरिज की बात करते हैं हम लोग। तो वाइड मैरिज की स्थिति में यदि जैसे कि मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, यहां पर देख लेते हैं ए नामक एक व्यक्ति है जो बी से वाइड मैरिज यानी कि शून्य विवाह किया है। शून्य विवाह करने का अर्थ है कि यहां पर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सेपरेट दोनों में से किसी भी कंडीशन में विवाह किया है। अब इस विवाह के दरमियान वह सी से विवाह कर लेता है यानी सी से शादी कर लेता है तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो यहां पर ए जो है वह बाइगेमी के लिए दोषी नहीं होगा, यानी कि सेक्शन 494 एंड 495 के अंतर्गत इसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। लेकिन यदि वाइडेबल मैरिज के अंतर्गत ए के द्वारा बी से वाइडेबल मैरिज यानी सेक्शन 12 की कंडीशन के अंतर्गत यदि बी से शादी हुआ है और उसके शादी के रहते ही दरमियान यदि सी से विवाह कर लेता है तो वह 494 एंड 495 ऑब्लिक सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत वह अपराध का दोषी होगा। हाँ, लेकिन यदि 12 के अंतर्गत विवाह किया है और उस विवाह को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाने के बाद उपरांत यदि वह दूसरा विवाह करता है तो भी ए उसके लिए यानी इस सेक्शन के लिए दंडनीय नहीं होगा। इसके बाद पिटीशन की बात करते हैं कि कौन सा पक्षकार विवाह के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है नल एंड वॉइड के लिए। तो सेक्शन 11 के अंतर्गत बोथ पार्टीज की बात की गई है, यानी कि दोनों पक्षकार यानी वॉइड मैरिज है तो विवाह के कोई भी पक्षकार उस विवाह को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए न्यायालय के समक्ष पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जबकि सेक्शन 12 की हम बात करते हैं तो यहां पर जो पीड़ित पक्षकार होंगे सिर्फ और सिर्फ वही न्यायालय के समक्ष पिटीशन फाइल कर सकते हैं। किस चीज के लिए? द वाइडेबल मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए। अब हम देखते हैं स्टेटस ऑफ द चाइल्ड यानी कि बच्चों की स्थिति वॉइड मैरिज में और वाइडेबल मैरिज के अंतर्गत क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि वॉइड मैरिज के दरमियान अब सेक्शन 11 पर हम लोग बात करते हैं कि ए पहले से जो शादी किया है वह बी से, अब वह वॉइड मैरिज है। अब वॉइड मैरिज के दरमियान इसको S1 उत्पन्न हो गया, यानी कि एक पुत्र उत्पन्न हुई है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। वह पुत्र की स्टेटस क्या होगी, कब
जब तक कि नल एंड वॉइड उस मैरिज को, वॉइडेबल मैरिज को नहीं डिक्लेयर करवाया जाता है, तो यहां पर कहा जाता है कि लॉ का प्रोविजन यह है कि यदि इस विवाह को वॉइड डिक्लेयर करवाया गया या नहीं करवाया गया, फिर भी S1 यह चाइल्ड जो है वह सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, तो लीजिटिमेट होंगे। अब सेक्शन 16 कहता है कि वह मदर एंड फादर जैसे A और B की संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 12 के बारे में बात करते हैं कि यदि वॉइडेबल मैरिज की कंडीशन में, यानी वॉइडेबल मैरिज जब तक कि नल एंड वॉइड उस विवाह को डिक्लेयर नहीं करवाया गया है, तब तक ए बी से एक संतान उत्पन्न हो जाता है और ए बी के साथ जो वॉइडेबल मैरिज हुई थी उसको यह नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर करवाता है। यानी सेक्शन 12 के अंतर्गत न्यायालय में कोई पिटीशन फाइल नहीं करके नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर करवाता है। तो यहां पर S1 जो लिमिटेशन टाइम है उसकी समाप्ति के बाद यह एक लीजिटिमेट चाइल्ड हो जाएंगे, जो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग ना आकर के एक वैध विवाह से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उनकी स्थिति में रहेंगे और इस बच्चे को माता पिता की संपत्ति के साथ साथ उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी या मदर या फादर के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी उसका इक्वल राइट होगा। लेकिन यही कहते हैं कि विद इन 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर वॉइडेबल मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा दिया जाता है। फिर S1 की क्या स्थिति होगी, तो यहां पर कहा जाता है कि जैसे ही वॉइड डिक्लेयर करवा दिया गया उसी द्रव्यांश सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग यह लीजिटिमेट चाइल्ड होंगे, जो कि सिर्फ मदर एंड फादर के प्रॉपर्टी में ही उनका हिस्सा होगा, यानी प्रॉपर्टी में अपना हक ज्यादा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, आज के लिए का क्लास यहीं पर ओवर।